आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, इतना आसान होता है लोगों को रुलाना, बट कितना मुश्किल होता है किसी को हंसा पाना. If you are making me laugh, that's such a talent that you have, यार. विक्रांत, congratulations that you explored it. I was properly struggling actor. नवाज भाई की जो स्ट्रगल स्टोरी है वो इसलिए हमें अच्छी लगती है बिकॉज ही इज बिकम सक्सेसफुल. अलग अलग जॉब्स करके खुद को सपोर्ट किया. आई यूज्ड टू डब आई वाज अ डबिंग आर्टिस्ट. मैं थिएटर करके इतना सीख चुका था कि मैं एक्टिंग टीचर बन चुका था. साल 1.5 साल मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स में फ्रीलांस सिखाया भी है. पढ़ने का शौक था तो एक राइटिंग की सेंस बन गई, तो मेरा राइटिंग का जॉब लग गया एक टीवी कंपनी में, और वहां से मेरी स्क्रिप्ट राइटर की जर्नी स्टार्ट हुई. और मुझे राइटिंग में इतना मजा आने लगा कि एक मुझे लगा कि यार ये करने में मजा आ रहा है और ये मुझे लोग करने दे रहे हैं. करने में मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा है पर लोग करने नहीं दे रहे हैं. एक होता है ना कि था कि यार मैं कुछ तो कर लूंगा लाइफ में. अच्छा, पहले तो ये था कि मैं सब कुछ ही कर लूंगा. अच्छा, फिर एक कुछ तो कर लूंगा. अच्छा, फिर था कुछ तो करने दो भाई. क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में मेरा सीन था और मेरे 4 सीन है जिसमें से 4 में 3 में मैं पिटा हूँ. पहले मैं एक लड़की को छेड़ता हूँ, बाकी 3 पिटता हूँ. ठीक है. और मेरा था, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल था, कुछ करने दिया मेरे को. कि ये जो ओपन माइक्स होते हैं, क्या ये बहुत अमेजिंग चीज है फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग? यस, अगेन एज आई सेड कि मेरे को परफॉर्म करना पसंद था. एक्टर तो इसीलिए बनना था ना. वहाँ सामने लोग बैठे हुए, कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता. ये 5 मिनट मेरे हैं और ये 5 मिनट में, और मैं मतलब हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था. मैं पहले 5 मिनट अब मैं खेलूंगा. वहां से कॉमेडी स्टार्ट हुई. एंड व्हाट यू आस्क्ड ना कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, तब तक वो मुझे छोड़ चुके थे. @बरखा पॉडकास्ट पे पहली बार विक्रांत काबुली वाला जवाब दे रहे हैं कि ये काबुली वाले का सीन क्या है. सबको वायरल होना, फट जाओगे और फट जाएंगे एक दिन. अरे मैं स्टार्ट दिल्ली में, मुंबई में हुआ, और मुंबई का ऑडियंस बहुत नर्चरिंग है, बहुत नर्चरिंग. उनको ये होता है कि यार ये आर्ट परसू कर रहा है, कितनी बड़ी बात है. तो अगर मैं हंसा नहीं भी पा रहा हूँ ना, तो दिल एटलीस्ट पोलाइटली सिट. लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरे सामने. वो 2-3 बार हुआ है कि ऑडियंस ने बोला है कि मैं शो बिगाड़ने आई हूँ. पहले ही बोल दिया आपके, बोल दिया है, लाइक शुरू में डिक्लेयर किया. हाउ डिड यू, आपको कैसे पता चला इस शो के बारे में? जैसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं, मैं तो शो बिगाड़ने आई हूँ. एंड शी मेड श्योर शी डिस्ट्रॉयड द शो. ओह माय गॉड. और ऐसा एक बार नहीं, ऐसे बंदे भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं. बेसिकली इन दिल्ली स्टैंड अप कॉमेडी इज अ मड रेसलिंग. एक होता है, ओए तू अपने मोटापे पे जोक क्यों नहीं करता? उसने उसको जवाब दिया, तू अपने नाटेपन पे जोक करना पहले. ये ओपनली दूसरे मुंह पे बोल रहे. फिर मेरी तरफ मुड़ा, उनमें से एक, अच्छा सुन तेरे पास कितना मटेरियल है? मैं बोला 1 घंटा कर लेता हूँ. फनी कितना है? मुझे आदत नहीं इतनी बेइज्जती करने की, वो भी मुंह पे. और गाली तो ऐसे मतलब हेल्पिंग वर्ब चल रही थी, कुछ नहीं तो ऐसा. Hi Vikrant, how are you? Good. Thank you so much for coming for बरखा podcast. कब से मैं वेट कर रही थी कि विक्रांत दिल्ली से बॉम्बे आए, मुंबई आए और हम ये गुफ्तगू करें. Oh yeah, I remember. Yes, you said on the phone. मैंने पॉडकास्ट देख के मैसेज या कॉल किया था कुछ. हाँ, आपको पसंद आई थी मेरी पॉडकास्ट. Yes. And then you said you want to interview me. मैं मुझे इंटरव्यू करके क्या करना है? नहीं मुझे करना है. ठीक है, ओके गुड. तो इंटरव्यू नहीं होता यार, ये तो बातचीत है. अच्छा हाँ, ओके. ये बातचीत है जो एक्चुअली मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें जाननी है. तो मुझे लगता है मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिन्हें ये सब चीजें जाननी होंगी, है ना? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं. आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं. यस. ये तो बहुत अनयूजुअल प्रोफेशन है. मतलब कोई पापा मम्मी नहीं कहेगा बेटा हम चाहते हैं तुम बड़े होकर स्टैंड अप कॉमिक बनो. तो आपके पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आपने उनसे कहा कि मुझे ये करना है? I started as a theater writer, actor and director. थिएटर? हाँ. ओके. तो कॉलेज में मैंने लिखने से स्टार्ट किया कि मुझे मतलब कीड़ा एक्टिंग का था हमेशा से, और अभी भी है. हाँ. तो कॉलेज में वो पहला प्ले अडेप्ट किया. इट वाज क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर फॉस्टर्स. ओके. तो वो एलिजाबेथन इंग्लिश है, दाई दाऊ से वो हाँ. नॉर्मल इंग्लिश में वो किया ट्रांसलेट. अच्छा, ट्रांसलेट किया. हाँ, और बेसिकली हाँ, और वो कंडेंस भी करना था. तो मैंने क्या है कि सारे उसके कॉमिक इंटरल्यूड्स हटा दिए एंड ऑल दैट. वो एक रात में लॉन्ग हैंड में लिखा था मैंने. ओके. क्योंकि मुझे डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले करना था. मैंने एक रात प्ले पढ़ा, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे करना है. आई जस्ट टुक सम शीट्स ऑफ पेपर, फोल्डेड देम, स्टेपल्ड देम एंड स्टार्टेड राइटिंग लॉन्ग हैंड. ओके. तो वहाँ से लिखने से शुरू किया. फिर मुझे क्योंकि वो प्ले करना था एक्टिंग करने के लिए, तो मैंने अपनी माय फर्स्ट डायरेक्टर, माय कॉलेज प्रोफेसर गीता बुद्धि राजा, तो मैम को दिया कि मैम, गीता मैम को दिया कि मैम आप ये डायरेक्ट कर दो और ये स्क्रिप्ट, बाकी कास्ट आप देख लो. ये कैरेक्टर मुझे करना है, बाकी आप देख लो. बाकी आप देख लो किसको कर रहे हैं. तो देन होल थिंग. तो
वहाँ से शुरू हुआ कि राइटिंग से और एक्टिंग से, और फिर बीच में थेस्पो के लिए एक प्ले डायरेक्ट भी किया मैंने। थेस्पो यहाँ पृथ्वी में यस, होता है। वो बहुत साल बाद की बात है। मैं जब एक्टर, मैंने घर वालों को बताया था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो रिएक्शंस वर वेरी अनएक्सपेक्टेडली, नोबडी रेजिस्टेड, वाओ। nobody, हाँ, मतलब there was concern from my father's side, and that even he did not say it to me, he said it to my brother के भी एक्टर बनेगा, हैं एक्टर बनेगा। और बिकॉज एक दो चीजें हैं, एक तो मेरा मॉम डैड का ये था कि उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा खास मतलब स्कूल में पढ़ाई के लिए पिटाई ठीक ठाक की है उन्होंने, मतलब लाइक ठीक ठाक पिटाई। हाँ, मतलब मतलब हफ्ते में WWE कितनी बार पिटते होंगे आप, ऐसा कुछ क्या महीने में बंधा हुआ था? Depends. I got trouble more for not for studying, but for other things that things that I ended up saying. तो मैं frivolously कुछ भी बोल देता था, और फिर मैं तभी से पिटाई होती थी। अब मैं मॉम डैड के ऊपर ही स्टेज से जोक करता हूँ। मैं तो विटनेस हूँ इसकी, क्योंकि मैंने आपके कितने स्टैंड अप शोज देखे हैं, और हम हंस हंस के पागल, और कभी मैं अकेले गई नहीं, 9 दोस्तों को साथ लेकर। लास्ट शो यू केम विद 13-14 फ्रेंड्स ऑफ योर्स। दैट्स माय यूएसपी। यस, कि हम अकेले नहीं जाएंगे चीयर जी, करने, जी। 10 जनों को लेके जाएंगे, पूरा entourage एंटोराज आएगा, बिकॉज हम सब आर्टिस्ट्स हैं। जी। और सबको हंसना पसंद है, और जब इनविटेशन आ रहा है कि भाई हंसने के लिए आओ, तो भाई मैं तो मना नहीं करूंगी। मेरे को अगर फ्री में हंसने को मिल रहा है, और इतने सारे लोग, क्योंकि आप अकेले तो होते नहीं थे जो करते थे अपना एक्ट, देयर वुड बी 5-6 परफॉर्मर्स, तो सब आके इतना हंसा रहे हैं, 2.5 घंटे की हंसी, कितना खून बढ़ा के हम वापस जा रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? I don't know how audience sees it, but हाँ, लोग आते तो अच्छा लगता है कि it is of course to support a fellow artist. हाँ, in your case I know particularly you, एक वो भी रहता है कि ये मर ना जाए। अरे नहीं यार, चुटकुले सुनाने बुला रहे, सुन लो भाई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। I really appreciate, मुझे हंसना बहुत पसंद है। जी। और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐसा होगा जिसे नहीं पसंद होगा। You'll be surprised. Oh my God! I don't want to be surprised. And then anyway, so I love to laugh, and I love going for stand-up comedy acts, because मुझे ये लगता है कि इतना आसान होता है लोगों को रुलाना, पर कितना मुश्किल होता है किसी को हंसा पाना। और जिस तरह की हमारी दुनिया चल रही है, कितना, मतलब लोग, सब लोग इनहेरेंटली दुखी ही हैं, है ना? चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सब दुखी हैं। तो इसमें तो इसमें अगर if you are making me laugh, that's such a talent that you have, यार विक्रांत, congratulations that you explored it. That you explored it, and you know, this is what you're doing. ये तो मैं तो सर्विस की तरह मानूंगी, कि सोसाइटी को आप सर्विस कर रहे हैं by making people laugh. हाँ, लोग खुश होते तो अच्छा लगता है, बट मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे करना अच्छा लगता है। तो मेरा ये कि मैं खुद को सर्व कर रहा हूँ और साथ में 4 लोगों को खुशी मिल रही है, तो अच्छी बात है। तो आप खुद को सर्व कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव। हाँ, ये टू सर्व, मेरे को करना अच्छा लगता है। हाँ, ब्यूटीफुल। हाँ, एंड उसमें एक वो भी है कि एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आई थिंक ये बहुत परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का होता होगा, मेरा फॉर श्योर है, वी लाइक बीइंग लाइक्ड। एवरीबडी लाइक्स बीइंग लाइक्ड, मतलब सेल्फ वैलिडेशन सब तकरीबन हमारी लाइफ वही ड्राइव करता है कि हमारा वैलिडेशन कहाँ से आ रहा है। किसी का पैसे कमाने से आता है, किसी का पावरफुल होने से आता है, किसी का मतलब कोई उसे एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे किसी क्रिकेटर को क्रिकेट अच्छा लगता है तो उसको उसमें एकदम टॉप पे जाना है, उसका वैलिडेशन वहाँ से आता है। तो एक तो वी जब वैलिडेशन इज लाइक, हाँ, लोग बोले कि हाँ ये काम, आदमी इस काम में अच्छा है, या घर वाले बोले कि ये हमारा अच्छा बेटा है, जिसको फैमिली से कई लोगों का आता है वैलिडेशन, प्राइमरीली, थोड़ा थोड़ा सब जगह से आता है, कईयों का प्राइमरी फैमिली से रहता है, कईयों का प्रोफेशनल से रहता है, लाइफ से। तो मेरा पर्सनली और बहुत सारे मेरे आसपास परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जिनको मैं जानता हूँ, जिनको समझा है, वी लाइक दैट एज वेल, दैट पीपल लाइक अस फॉर समथिंग गुड दैट वी डू। People like me for since childhood I liked being center of the attention. हाँ, वो मैं पिटता इसलिए था because I did not know how to get the attention. तो सारे बहुत रेयरली ऐसा है कि अभी एग्जाम्स में अच्छे नंबर में ले आता था, बट उसका अटेंशन कितनी देर का, थोड़ी देर का, कुछ तोड़ फोड़ दिया, कुछ हरकत कर दी, कुछ बोल बाल दिया, अरे उनके बेटे ने ऐसा बोल दिया, अरे इसने ऐसा बोल दिया, तो वो दिख तो रहा था कि हाँ ये अटेंशन लंबी लास्ट करती है। तो वो दैट अटेंशन के साथ मेरा रिलेशन रहा है। ओके।
एंड तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि स्टैंड अप कॉमेडी कैसे शुरू हुआ, तो एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन वो चल ही रहा था। फिर दिल्ली से मैं 2010 में आया था यहाँ, जनवरी 2010। तो तब से लेके 14 तक, आई विल बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई वाज प्रॉपर्ली स्ट्रगलिंग एक्टर। ओके। और स्ट्रगलिंग एक्टर मैं इसलिए क्योंकि इसमें ब्रूटली ऑनेस्ट होने की जरूरत है, क्योंकि स्ट्रगलिंग एक्टर लोग खुद नहीं मानते कि स्ट्रगलिंग एक्टर नाम की कोई टर्म है। ओके। ठीक है, तो बट बेसिकली actors were struggling to find employment, हाँ। consistent employment, enough to hone their craft and enough to pay their bills. तो 10 to 15 वो था, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस जाना, और जिनको बात करने की तमीज नहीं है, हाँ, फिट नॉट फिट। इसमें एक इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या? मेरी दादी ने एक बार उनको गाय खरीदनी थी। गाय, घर में गाय भैंस हमेशा एक रखी जाती थी दूध के लिए, तो मेरी दादी को गाय लेनी थी। ठीक है, उनको मैं बाइक पे बैठा के मैं लेके जा रहा था, तो मेरी दादी ना, शी वाज, हर बजट वाज 30,000, मुझे पता था, बिकॉज शी वाज हैविंग दोस कन्वर्सेशंस विद दोस पीपल, बट शी वाज गिविंग एवरी काउ 5 to 10 मिनट्स। अच्छा। क्योंकि वो बुजुर्गों का होता है, उनको एक अंदाजा होता है कि पास खड़े होके देखते हैं, फिर वो उनका अपना जांचने का तरीका होता है कि सहला के देखते हैं कि मारती तो नहीं है, फिर पूछते हैं कि क्या मतलब कि कितना दूध देती है एंड ऑल दैट। तो माय ग्रैंडमॉम स्पेंड 5 to 10 मिनट्स ऑन एवरी काउ। एक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर उसको 50,000 देने वाला है एक ऐड का, सिर्फ ऐड की बात करूं तो, फिल्म और उसका तो छोड़ दो, और वो इतनी स्पीड से हमें रिजेक्ट करता है, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट। उसे 50,000 देने और वो हम पे लाइक लेस देन 1 सेकंड, लेस देन अ सेकंड। करेक्ट। तो वो बहुत दयनीय स्थिति होती है वो। और उस टाइम में मतलब, और एक्टर्स का भी है और मेरा भी था कि उस टाइम खुद पे दया करने में बड़ा मजा आता था कि ओ हो हम कितने कष्टकारी हैं, कितना कष्ट झेल रहे हैं हम आर्ट के लिए। पर वो बाद में समझ में आया कि नोबडी केयर्स अबाउट दैट, नोबडी केयर्स। हाँ, तो नवाज भाई की जो स्ट्रगल स्टोरी है वो इसलिए हमें अच्छी लगती है बिकॉज ही इज बिकम सक्सेसफुल। हाँ, एंड ही डजंट प्रेजेंट इट एज अ सॉफ्ट स्टोरी। समझने में काफी टाइम गया मुझे, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, 10 से 15 तक, वो 5 साल मैं उस परिस्थिति में रहा। अलग अलग जॉब्स करके खुद को सपोर्ट किया। आई यूज्ड टू डब एज अ डबिंग आर्टिस्ट। मैं थिएटर करके इतना सीख चुका था कि मैं एक्टिंग टीचर बन चुका था। साल 1.5 साल मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स में फ्रीलांस सिखाया भी है। फिर 2015 में बाय गॉड्स ग्रेस एंड बिकॉज मेरा लिटरेचर बैकग्राउंड था और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई करता रहता था, आई यूज्ड टू बी रीड टू बिफोर स्लीपिंग एंड तो नॉवेल्स। फिल्में बहुत ज्यादा देखता था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन में 3-4 फिल्में बैक टू बैक चल रही हैं। करने को कुछ था नहीं, पढ़ाई भी होती है ना फॉर एक्टर्स। मैं मूवी एंजॉयमेंट के लिए देख रहा था कि करने कुछ नहीं था मुंबई में। अभी कहाँ जाए, क्या करें, कितना ऑडिशन, मतलब अब तो रिजेक्ट होके आ गए, अभी क्या करोगे, फिल्म देखो ना यार। अच्छा। तो एक सेंस, और एक वो नेचुरली मेरे को बचपन से ही मेरे को कहानियां पढ़ने का, एनसीईआरटी की जो हिंदी की सारी बुक्स थी, वो मैं मतलब अगली क्लास की मैं जिसकी मिल गई वो सारी स्टोरीज पढ़ ली हिंदी और इंग्लिश की। तो वो रीडिंग और चंपक नंदन, सुमन सौरभ, वो चाट रखा था। राज कॉमिक्स, मतलब मैं पकड़ा जाता था कि स्कूल में लेके गया, और फिर स्कूल में टीचर पीट रही है, घर पे बाप पीट रहा है, तो हाँ, तो एक पढ़ने का शौक था, तो एक राइटिंग की सेंस बन गई। तो मेरा राइटिंग का जॉब लग गया एक टीवी कंपनी में, और वहां से मेरी स्क्रिप्ट राइटर की जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे राइटिंग में इतना मजा आने लगा कि एक मुझे लगा कि यार ये करने में मजा आ रहा है, और ये मुझे लोग करने दे रहे हैं। करने मुझे एक्टिंग में मजा आ रहा है, लोग करने नहीं दे रहे। थिएटर मतलब साल में एक प्ले करने मिल गया, उसके बाद हम जा रहे हैं। मैं रत्ना पाठक शाह जी से मिला उनके प्ले के बाद, उन्होंने बोला बेटे अभी इतने सारे ऑलरेडी एक्टर्स हैं, तो आप अभी तो नहीं बुला पाएंगे। मैं बोला मैं बैक स्टेज में बाल्टी उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला बैक स्टेज के लिए बहुत सारे लोग हैं। कुमुद मिश्रा जी से मिला, बहुत सारे लोग जो मुंबई में एक्टिवली थिएटर कर रहे थे, कि मैं जाके मिला कि मेरे को तो थिएटर करना भी संभव नहीं था। तो वो है कि एक्टिंग करने का शौक था, पर करने नहीं मिल रही थी। राइटिंग में ये है कि मुझे करने में मजा बड़ा आ रहा है, और एक्टिंग में ग्लैम की वजह से अटेंशन बहुत मिलता ना, अटेंशन। हाँ, तो फुल अटेंशन मेरा ही है। लेकिन यहाँ करने मिल रहा था, खेलने मिल रहा था, लेकिन आई एम बीइंग कॉल्ड, एक होने की वजह थी। एक होने की वजह थी। हाँ, क्योंकि एज एन एक्टर तो होने की वजह खत्म हो चुकी थी ना मेरी। 2010 से 15 तक मेरे होने की कोई वजह नहीं थी। मतलब मुझे नहीं लग रही थी कि है, क्योंकि किसी को, आई वॉज अ टॉपर इन 3rd ईयर इन कॉलेज लिटरेचर में, तो एक्सटर्नल से मेरे हाईएस्ट आए थे। तो मैं पढ़ाई में, और मैं ऐसा स्कूल में भी मैं अच्छा था पढ़ाई में। एक होता है ना कि था कि यार मैं कुछ तो कर लूंगा लाइफ में अच्छा। पहले तो ये था कि मैं सब कुछ ही कर लूंगा अच्छा, फिर एक कुछ तो कर लूंगा अच्छा, फिर तक कुछ तो करने दो भाई। लेट मी डू समथिंग। मेरे को के क्राइम पेट्रोल के एक एपिसोड में मेरा सीन था, और मेरे 4 सीन है जिसमें से 4 में से 3 में मैं पिटा हूँ।
पहले मैं एक लड़की को छेड़ता हूँ, बाकी तीनों पिटता हूँ। Okay. ठीक है, और मेरा था, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल था, कुछ करने दिया मेरे को। ये हमें करने मिल रहा था कि डेली ओके विक्रांत, ये स्टोरीज क्रैक करनी है या ये करना है वो करना है, जो भी है। पर आपको मजा भी तो आ रहा था, हाँ, राइटिंग में मजा भी तो आ रहा yes, था। तो एक वो था कि यार आई एम नीडेड इन समथिंग, होने की वजह आ गई है, और वो मजा भी आ रहा था। तो 24 सीजन 2 में मैं एक छोटे से रोल के लिए कास्ट हो गया उसी टाइम पे, और मेरा राइटिंग का जॉब भी लग गया। और एक उस टाइम वेब सीरीज टीवीएफ के स्केचेस आए नहीं थे शायद, या आए ही थे, ये 2015 के एंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन वेब सीरीज वाज नॉट अ बिग थिंग, आई डोंट थिंक इट वाज इवन अ थिंग। नो, इट वाजंट। एक यूट्यूब पे कोई सीरीज बना रहा था उन्होंने, शायद पहली कोई सीरीज उन्होंने, तो उसमें उन्होंने 4 दोस्तों का था कुछ, कि उनको मेरा ऑडिशन अच्छा लग गया, मैं बोला, और तब तक मेरा राइटिंग जॉब लग गया था। अब मेरे को था कि यार मैं अब इस जॉब में रहूं क्योंकि महीने की तनख्वाह आ रही है। यस। हाँ, और उस टाइम ये है कि उससे पहले मतलब भूखों मरने की नौबत थी, मतलब मैं कभी भगवान की दया से भूखा नहीं सोया हूँ आज तक। तो या तो कुछ ना कुछ जॉब करके कमा लेता था, या नहीं है तो फिर घर से खाने कमाने का तो आ जाता था, विच वॉज वेरी हर्टफुल, विच वॉज बिकेम द रीजन वाई आई गॉट इनटू क्लिनिकल डिप्रेशन इन 2014। फिर राइटिंग आई ना, फिर लगा नहीं यार ये भाई कर पा रहा हूँ, तो राइटिंग स्टार्ट किया। और वो राइटिंग में भगवान की दया से बहुत जल्दी मेरा क्रेडिट भी आ गया टीवी पे। साडाक सीजन 2 करके एक शो था, उसमें एज ए राइटर आ गया। अब ये हो गया, मेरे को ये समझ में आ गया राइटिंग में, मेरे को 1 साल में इतना समझ गया कि इसमें को इतना मजा तो आ रहा है करने में कि मैं करने वाला हूँ। बट मेरे को ये पता कि अगर मैं स्टेज नहीं गया तो समथिंग कुछ बहुत गलत हो जाएगा, कुछ अंदर वुड बी वेरी सैड, डिससैटिस्फाइड। हाँ, मुझे ये था कि broken. हाँ, मतलब मुझे परफॉर्मेंस का कोई भंडारा दिखा दो जहां मेरे को परफॉर्म करने मिल जाए। और मुझे 2014 में मैंने ब्रीफली एज एन एक्टिंग एक्सरसाइज स्टैंड अप कॉमेडी कुछ शोज किए थे। ये क्या एक्टिंग एक्सरसाइज के लिए आपने खुद शोज किए? नहीं, वो ओपन माइक्स, स्टैंड अप कॉमेडी ओपन माइक्स। आई वांटेड टू आस्क सॉरी कि ये जो ओपन माइक्स होते हैं, क्या ये बहुत अमेजिंग चीज है फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग? यस, उस पे आता हूँ। पर वहां से ना 2014 में किया था, 16 में ये मैंने डिसाइड कर लिया कि राइटिंग तो करनी है, मजा आ रहा है, और लेकिन मेरे को एक्टर को जिंदा रखना है, और मेरे को परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जिंदा रखना है। मेरे को क्योंकि मजा आता है हरकतें करने में, कुछ भी, मतलब मैं गर्लफ्रेंड को हंसा रहा हूँ वजह निकाल के, मम्मी को हंसा रहा हूँ, तो भाई को हंसा रहा हूँ, तो आई लाइक परफॉर्मिंग, आई लव्ड एवरी सेकेंड आई वॉज ऑन स्टेज, स्पेशली थिएटर में। कैमरा के सामने उतना करने नहीं मिला, तो स्टैंड अप कॉमेडी, अरे हाँ किया था, मैं उसे 8-10 महीने से गया नहीं था। अब मैं कभी कभार ही जाता था पहले भी, जस्ट एज अ प्रैक्टिस ऑफ एक्टिंग, ओपन माइक्स में जाता था। तो फिर ये स्टार्ट किया, पहले 6 महीने मैं एक्टर की एक्सरसाइज के लिए कर रहा था कि एक्टर को जिंदा रखो। उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडी इटसेल्फ टुक मी ओवर कि यार इसकी भी अपनी एक वो है, ये अलग है, इट्स नॉट एकदम अचानक से हुआ ये। ग्रेजुअली मेरे को लगने लगा कि आई एम बीइंग एबल टू डू वेल हेयर एज वेल। पहले तो मैं उन चीजों को चेज कर रहा था जो मुझे करने नहीं मिल रही थी, मुझे लग रहा था मैं अच्छा कर लूंगा, पर करने नहीं मिली ढंग से, तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं कैसा करता उनमें। लेकिन वो अब अगेन एज ए सेड कि मेरे को परफॉर्म करना पसंद था। एक्टर तो इसीलिए बनना था ना, वहाँ सामने लोग बैठे हुए हैं, कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। ये 5 मिनट मेरे हैं, और ये 5 मिनट में, और मैं मतलब हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा होता था। मैं पहले 12-13 शोज में तो मैंने आई थिंक 10-11 5-5 मिनट की 4-4 मिनट की स्क्रिप्ट लेके गया था। मेरे को नहीं, मैं मटेरियल डेवलप नहीं कर रहा था, मेरे को 5 मिनट अब मैं खेलूंगा। वहां से कॉमेडी स्टार्ट हुई। एंड व्हाट यू आस्क्ड ना कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, तब तक वो मुझे छोड़ चुके थे कि बेटा तुझे जो करना है कर। तो आई वांट टू आस्क हियर विक्रांत, ये पकड़ के रखना और पकड़ के रखने से छोड़ने तक जो आपके पेरेंट्स का एटीट्यूड था, वो इसीलिए बदला ना क्योंकि आप जिद्दी थे, आप अड़ गए कि मेरे को तो यही करना है, सॉरी। माय फादर आर्मी में जाने का उन्होंने एक बार ट्राई किया था, वो सेलेक्ट भी हो गए थे, बट मेरे दादाजी ने जाने नहीं दिया। फॉर सम रीजन ही वांटेड किड्स टू बी टुगेदर। मैं नहीं, आई वाज टू यंग टू नो कि वो वजह क्या थी। एंड ही उनको वो एक मेरे को बहुत अर्ली ऑन से समझ में आ गया था कि ही हैज़ दिस थिंग कि उनको जो चीज़ करनी थी वो नहीं करने मिली। मॉम टेल्स के अर्लियर एज वेल वो पंडिताई करना चाहते थे शायद, मतलब वो जो कुंडली देखते हैं ना वो, तो वो भी उनको मौका नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला, दैट स्टोरी आई डोंट नो, बट उनका ये था कि उन्होंने ना, जैसे भाई ने बोला शेफ बनना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, मैंने बोला एक्टर बनना है। आई नो उनको बहुत एक बड़ा बैरियर अपने अंदर क्रॉस करना पड़ा इस चिंता का कि इसका क्या होगा। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, इतनी तो ज़मीनें भी नहीं है,
एंड ही हैज़ हैड फाइनेंशियली उन्होंने टफ टाइम बहुत देखा है, तो उन्होंने वो बैरियर उन्होंने ही क्रॉस किया, उन्होंने मेरे को नहीं करने दिया, तो ही क्रॉस दैट बैरियर फॉर मी। उन्होंने मेरे पे नहीं आने दिया कि तू ये कर। और इवन देन तब मैं जैसे प्ले करता, जब एक्टिंग में भी था, तो दिल्ली में प्लेज करने के लिए जैसे कोई प्ले परफॉर्मेंस है, तो ही वुड कम एंड ही वुड ब्रिंग 3-4 पीपल अलॉन्ग। वाह, वी डोंट टॉक मच, हाँ। मतलब फोन पे भी जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा कजन बैठा है, तो थ्रू आउट ही विल बी टॉकिंग टू माई कजन, he won't be talking, he is uncomfortable talking to me। और फोन पे भी हाँ कैसा है, ठीक है, अच्छा हाँ कहाँ जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ भी सब ठीक, हाँ चल ठीक है, फिर दैट्स इट। हाँ। बट स्टिल तो उन्होंने कभी पकड़ा ही नहीं। आप बोल रहे हैं ना पकड़ने से छोड़ने तक, हाँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी पकड़ा ही नहीं। ओके, आई डोंट नो मतलब क्यों नहीं पकड़ा, पर ये मेरे दिस इज माई बेस्ट गेस। सो हाँ, कि वो कुछ करना चाहते थे, उनको नहीं करने को Father, मिला, तो yes. उन्होंने सोचा हाँ। कि मैं अपने बेटे के साथ ये नहीं होने दूंगा। हाँ, उनका I ये था will कि जो allow- करना है कर लो, जो करना है कर लो। पता है कितनी बड़ी बात है विक्रांत, फील ब्लेस्ड दैट वे। यस दैट योर पेरेंट्स सेड कि जो करना है करो, क्योंकि यू आर अ मैन इन एन इंडियन सोसाइटी। वी हैव सीन कि यहाँ पे मर्दों की क्या हालत होती है राइट फ्रॉम देयर टीनेज, कि ये पढ़ाई करनी है, ये नौकरी करनी है, इतने पैसे कमाने हैं, इतने उम्र में शादी करनी है, ये सब प्री डिसाइडेड होता है बाय पेरेंट्स। ये मैन नहीं, दोनों ही जेंडर को, और मतलब दोनों जेंडर के अलावा जो जेंडर से उनके तो बहुत ही उनको प्रेजुडिस झेलना पड़ता है, पर गर्ल्स के भी रोल्स सेट है ना, गर्ल्स के हैं, लड़कों के भी सेट हैं, बिल्कुल। तो सब अपने रोल्स में वो रोल जब उन पे थोपे जाते हैं, तो हर जेंडर सफर करता है। कितनी अच्छी बात कही आपने, थैंक यू फॉर सेइंग दिस। ओके, तो जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो आपका नाम जो आप यूज करते हैं उसके लिए वो है विक्रांत काबुली वाला। हाँ, काबुली वाला। तो ये काबुली वाले का क्या सीन है? काबुली वाला I've been asked this and मैंने प्रॉपरली कभी जवाब नहीं दिया, because I आज don't। दे दीजिए आप। हाँ। चलिए, एट द रेट बरखा पॉडकास्ट पे पहली बार विक्रांत काबुली वाला जवाब दे रहे हैं कि ये काबुली वाले का सीन क्या है। अच्छा, काबुली वाला इज रविंद्रनाथ टैगोर शॉर्ट स्टोरी। ओह, आपने पढ़ी है? नहीं हमारे एनसीईआरटी में थी, तो हमें हिंदी में पढ़ी होगी मैंने, फिर आप अभी याद भूलोगे। नहीं है। तो उसमें ना वो अफगान से आया हुआ एक ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला था, और वो घर घर जाके बेचता था। तो वो एक बच्ची थी एक घर में, उससे बड़ा लगाव था उसको, और उसको बैठ के किस्से सुनाता था वो। और वो कहानी के जो लेखक है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज द फादर ऑफ द डॉटर, कि वो काबुली वाला आता था, और वो काबुल से था, तो काबुली वाला इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। तो और वो बहुत ही यूज्ड टू टेल द स्टोरी, और वो बहुत, उसमें कुछ वो नहीं था, वो सिर्फ उस बच्ची को खुश देखना चाहता था, और वो उसकी खुद की बेटी थी बैक इन काबुल, उसको याद करता था। रहमत नाम था शायद उस कैरेक्टर का, नॉट 100% श्योर, प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट वो जितनी शिद्दत से सुनाता था ना, वो एक स्टोरी टेलर की आत्मा है। आई डोंट नो अर्ली ऑन कैसे ये मेरे को हुआ कि दैट इज द प्योरिटी ऑफ टेलिंग अ स्टोरी। कि आप कई बार हम होते हैं, हमारा ये ऑडियंस डम्ब है, टीवी में ये बहुत बोली जाती है, आर ऑडियंस इज दिस, और यार ऑडियंस हैज़ टू बी इवॉल्व्ड और दिस दैट, ये सब क्रैप मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ जब से इंडस्ट्री में आया हूँ, कि ये उन ऑडियंस के लिए। अब बच्चे को जब स्टोरी सुनाते, जैसे वो काबुली वाला सुनाता था, तो उसमें एक प्योरिटी थी। उसको पता है कि मुझे, काबुली वाला ने क्या ज़िंदगी नहीं देखी, उस बच्ची के लेवल पे जाके वो स्टोरी सुना रहा है, कि उस बच्ची ने उसकी दुनिया नहीं देखी ना, इतनी कठिनाई वाली, लेकिन वो, उसमें कोई ईगो नहीं है, उसमें है कि आई हैव टू मेक दिस किड लाफ, आई हैव टू एंगेज दिस किड, तो शी स्पेंड सम टाइम विद मी, तो मुझे अपनी बेटी की जो कमी है, मैं उसका समय नहीं बता पाता हूँ, वो पूरा हो पाए। वो प्योरिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग, जस्ट प्योरली, तो दैट इज द एथिक्स ऑफ अ स्टोरी टेलर। और ये मुझे था कि यार स्टैंड अप कॉमेडी एक चीज़ है, जैसे एक्टिंग में कास्टिंग डायरेक्टर को कुछ लगता है, डायरेक्टर को कुछ लगता है, राइटर ने कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्टर का अपना ही कुछ चल रहा है, मतलब डायरेक्टर तक तो मैं पहुंचा नहीं फिर उसमें, मेरा सिर्फ थिएटर डायरेक्टर से मिला हूं मैं। एक वो है कि इसमें उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि आपके और आपकी ऑडियंस के बीच कोई नहीं बैठा है, तो और ऑडियंस को वो इज्जत और वो मोहब्बत जो एक काबुली वाला की एक बच्ची को लेके थी, वो इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर रहा था उसको, वो मोहब्बत कि इस बच्ची को कैसे एंटरटेन कर दूं, तो वो याद रहे मुझे, उसके लिए ये रखा था। और मेरा ये होता है कि जब भी whenever I go through, मतलब कोई पूछता है तो मेरे लिए रिमाइंडर हो जाता है कि वाई है कैट, मैं वैसे भूल जाता हूँ, हर टाइम याद नहीं रहती वो चीज़, पर कोई पूछता है ना काबुली वाला, ये काबुली वाला मतलब क्या है, तो ये तो सरनेम कभी सुना ही नहीं है। हाँ।
तो दैट्स दिस कॉन्वर्सेशन इज अ जेंटल रिमाइंडर दैट व्हाई आर यू डूइंग इट, यस कि बाकी सब चीजें मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, लिखते टाइम मैं हर चीज के लिए पैशनेट हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल. देयर आर स्टोरीज आई एम पैशनेट अबाउट कि अरे ये स्टोरी मेरे को ऐसे ही बतानी है, बट मोस्ट ऑफ द स्टफ यू राइटिंग फॉर क्लाइंट. ये एक चीज है जिसमें मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई पर्सन, मेरी ऑडियंस जो भी है, चाहे 2 लोग है चाहे एक बंदा है, सवाल ये है कि मैं इसको एंगेज कर सकता हूँ क्या, सवाल ये है कि मैं इसको वो कनेक्शन बना सकता हूँ क्या कि इसको मेरी कहानी सुनने में अगले 5 मिनट तक, अगले 10 मिनट तक, अगले 1 घंटे तक, कैन आई एंगेज दिस पर्सन, कैन आई एंटरटेन दिस पर्सन, कैन आई मेक दिस पर्सन लाफ. तो वो है, तो टू रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ दैट काबुली वाला, दैट आइडिया ऑफ, हाँ, कि आइडिया क्या है, ताकि भूलना बहुत आसान है. आज सबको मतलब स्टैंड अप कॉमेडी में वायरल होने का बुखार चढ़ा हुआ है. मैं बीच में मेरे को बुखार चढ़ा हुआ था, अभी मैं मतलब रिकवर कर रहा हूँ उससे. ओके सबको वायरल होना, फट जाओगे और फट जाएंगे एक दिन. अरे मत फटो ना भाई, कॉमेडी कर लो. धीरे धीरे वो अगरबत्ती की खुशबू है, धीरे धीरे फैल जाएगी. अगर काम बेहतर होता रहा तो ऑडियंस जुड़ती चली जाएगी. दैट्स इनएविटेबल. हाँ, तो वो, लेकिन उस भाव से अगर मैं, मेरे लिए वर्क नहीं करता कि मैं उस भाव से मैं बीच में काम करना शुरू कर दिया, वायरल होना, ये होना, वो होना है. स्टोरी टेलिंग का क्राफ्ट बेहतर कर लो, वो करना है मेरे को, कि मैं इसको और बेटर कैसे करूं, मैं आज जैसे कर रहा हूँ और बेटर कैसे करूं, मैं हाउ कैन आई मेक स्टोरीज मोर पर्सनल फॉर माई सेल्फ एंड मोर रिलेटेबल फॉर देम. वो उस पे ध्यान देना. तो हाँ, दैट्स द रीजन फॉर काबुली वाला, कि टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी नाउ एंड देन व्हेन समबडी आस्क्स, याद आए, या कभी मैं ही पढ़ूं तो मुझे याद आ जाए कि दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट देयर. शुरू इसीलिए किया है, और यही प्योरिटी, इसी प्योरिटी से अपना काम करना है. उस तरफ बढ़ना बहुत ब्लेस्ड जर्नी है और बहुत लंबी जर्नी है, मुझे लगता है. लंबी तो है. हाँ, तो वो हाँ, तो आई एम हैविंग फन विद द जर्नी, बट टू रिमाइंड कि हाँ, अच्छा उधर जाना है, इधर नहीं जाना, उधर जाना है. बहुत बढ़िया. आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो आप इतने सारे लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं. फर्स्ट फ्यू शोज जब किए होंगे तो डर लगता था? शुरू में ओपन माइक्स थे तो ऑडियंस का नंबर लार्ज नहीं था, बट ये था, एक मैं और आकाश मेहता, देयर इज वन मोर कॉमिक हु वाज स्टैंडिंग देयर, हम वी वर हैविंग दिस कन्वर्सेशन कि ये शुरू में होता था, अब उतना नहीं होता. अब माइंड में दूसरी चीज चलती है कि हाउ टू बी रिलैक्स्ड एंड ऑल दैट. तो एक होता था कि वहां तक जाते ना, पिट ऑफ द स्टमक, यहाँ पे एक थोड़ा फॉलिंग फ्रॉम हाइट वाला फीलिंग आता था मेरे को, देयर इज समथिंग इज शिफ्टिंग, समथिंग इज थोड़ा अननर्विंग है. फियर 1-2 बार ऐसा है कि आई हैड क्लोज टू अ पैनिक अटैक्स वंस, बट दैट वाज नॉट बिकॉज आई वाज गोइंग ऑन स्टेज, देयर वाज सम अदर एनर्जी गोइंग ऑन इन मी, कि लाइफ में कुछ चल रहा होगा और उसी टाइम में मुझे स्टेज पे जाना था. एंड आई वेंट देयर एंड किल्ड. वो उस दिन बहुत अच्छा गया. अच्छा, शो बहुत अच्छा गया. हाँ, ऐसा 2-3 बार हुआ है कि मैं बिल्कुल अलग जोन में हूँ, या तो बहुत गुस्से में हूँ या बहुत घबराया हूँ, ऑडियंस को पता नहीं चला. तो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ स्टेज, बट वंस यू देयर. सो ये जो आपने बोला ना, गुस्से में हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चला, यू चैनलाइज्ड दैट एनर्जी इनटू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव. हाँ, हो सकता है. ये एनर्जी तो है, गुस्सा इज अ बिल्डअप ऑफ एनर्जी. वो एनर्जी आपने यूज करके इतनी क्रिएटिवली, बहुत ही प्रोडक्टिवली इस्तेमाल की. ये आई थिंक आर्टिस्ट की खूबी होती है. ये आर्टिस्ट को आशीर्वाद है ऊपर वाले का, तुमने ऐसा काम दिया है कि तुम गुस्से में हो तो भी तुम लोगों को अच्छा कुछ दे के जाओगे. हाँ. तो भी तुम, मतलब तुम्हारे पास पोटेंशियल है, नाउ इट्स अप टू यू. हाँ. तो ये इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो कभी ऐसा हुआ है कि क्राउड वर्क, आप जब जाते हैं क्राउड के सामने तो क्राउड वर्क करते हैं, ऑडियंस से बात करते हैं, तो किसी ने जी जान लगा दी हो रैगिंग करने की आपकी? अरे दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा होता है. दिल्ली एनसीआर में बहुत होता है. तो ऐसे गुस्सा नहीं आता ना, यार क्या बोल रहे हो यार, तो मैं यहाँ पे तुम्हें शो परफॉर्म करने आया हूँ. हाँ. ये आता है. हाँ. मेरी खुशकिस्मती ये रही कि आई हैव हैड बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मुंबई स्टैंड अप कॉमेडी सीन एंड दिल्ली स्टैंड अप कॉमेडी सीन. मैं स्टार्ट दिल्ली में, मुंबई में हुआ, और मुंबई का ऑडियंस बहुत नर्चरिंग है. हाँ. बहुत नर्चरिंग. उनको ये होता है कि यार ये आर्ट परसू कर रहा है, कितनी बड़ी बात है. तो अगर मैं हंसा नहीं भी पा रहा हूँ ना, तो दे विल एटलीस्ट पोलाइटली सिट. बहुत रेयरली मुंबई मुझे हैकलर प्रॉपरली नहीं मिला है. और दिल्ली में लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरे सामने. वो 2-3 बार हुआ है कि ऑडियंस ने बोला है कि मैं शो बिगाड़ने आई हूँ. पहले ही बोल दिया, आपके बोल दिया है, लाइक शुरू में डिक्लेयर किया, हाउ डिड यू, आपको कैसे पता चला शो के बारे में, जैसे जनरल क्वेश्चंस करते हैं. मैं तो शो बिगाड़ने आई हूँ. एंड शी मेड श्योर शी डिस्ट्रॉयड द शो. ओह माय गॉड. और ऐसा एक बार नहीं, ऐसे बंदे भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और वो अनाउंस करते हैं. बेसिकली इन दिल्ली स्टैंड अप कॉमेडी इज अ मड रेसलिंग.
हाँ, तो यू हैव टू विन एंड समटाइम्स द रेसलर इज रियली मैड एट यू। तो इसलिए दिल्ली में जो कॉमिक्स जो दिल्ली से ही स्टार्ट हुए ना, दिल्ली में उन्होंने टाइम स्पेंड किया, वो घबराते नहीं कहीं। हाँ, मैं देखती हूँ ना दिल्ली वाले जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं उनके शोज देखती हूँ मैं यूट्यूब पे। वो कैसे एक दूसरे की ऑडियंस उनकी रैगिंग कर रही है, ये ऑडियंस की रैगिंग, कोई पीछे ही नहीं हट रहा है। हाँ, वो एग्जांपल देता हूँ, कॉमिक है, काफ़ी नया नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, तो वो ना होस्ट कर रहा था एंड उसने होस्टिंग स्टार्ट ही किया था। मुझे अपनी होस्टिंग स्टार्ट करने का टाइम याद है, कितना प्लानिंग करके गए थे और उस टाइम था कि रिदम ना बिगड़ जाए एंड ऑल दैट। तो उसको लक्ष्मी नगर में हो रहा था शो, आर्ट लैब, और वहाँ पे राउडीएस्ट ऑडियंस वहाँ आती है, मतलब माय गॉड मज़ा आ जाता है, बाय गॉड। तो एक ने उसको धमकी दे दी कुछ, तो प्रॉपरली गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, इंटरेक्शन कर रहा था, बोला अपना काम करिए, वो उसने देहाती प्रॉपर उसको धमकी दी प्रॉपर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे सर क्या बात हो गई, अरे सर क्या बात है, तो बुरा मान गए सर, बुरा मान गए, और आगे बढ़ गया। मैंने उसकी आवाज़ चेंज होते नहीं सुनी कि उसको फ़र्क पड़ गया हो। तो जिसकी ट्रेनिंग वहाँ पे हो रही है, जो पहले दिन से ऐसे जानवरों के सामने वो है खेल रहा है और उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दोज पीपल आर टोटली एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट में होते हैं, तो वो उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे ऑडियंस मिले हैं, पर 10 में से 9 मुझे ऐसे दिल्ली एनसीआर में मिले हैं। और उस टाइम गुस्सा आता है, बट लेटली मैं जब अभी 2.5 साल दिल्ली में कॉमेडी करने ही गया हुआ था, कि मेरे को रज के कॉमेडी करने की, वहाँ पे कॉमेडी में बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हो गए हैं और सीन बहुत वाइब्रेंट है, तो मिले। बट मेरे को बड़ा मज़ा आता था कि यार ये ट्रेनिंग मुझे मुंबई में नहीं मिली है, मुझे ये डस्टी पिच खेलने नहीं मिली है वहाँ पे, ये इस तरीके के हार्ड ऑडियंस। तो मैं उन जितना बेटर तो नहीं ही कर पाता था, लेकिन हाँ, लेकिन अब मुझे ये कि हाँ ऐसा हो सकता है, आई एम ओपन टू द पॉसिबिलिटी एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। तो आप डरे नहीं ना, आप घबराए नहीं, कभी और मेरे पे, आपने किसी ने पीटने की धमकी नहीं दी अभी तक। नहीं, क्या होता है ना कि हम, ये थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है ना, हाँ। हम एक आर्ट परस्यू कर रहे हैं, हम उससे मजे लेना चाहते हैं, और ये हमें मुश्किल बना रहे हैं ये हमारे लिए। जब आप सपोर्टिव एनवायरनमेंट से, जैसे आपने कहा बॉम्बे से आप मुंबई गए, तो एक सपोर्टिव, सॉरी मुंबई से आप दिल्ली गए, तो आप मुंबई से दिल्ली एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट से एक एकदम हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में चले गए। तो अगर डर नहीं है, घबराहट नहीं है, तो क्या थिक स्किन्ड हो गए हैं आप? क्या स्टैंड अप कॉमिक्स थिक स्किन्ड होते हैं? नहीं, स्टैंड अप आर वेरी सेंसिटिव, बट व्हाट यू जस्ट सेड थोड़ी देर पहले, चैनलाइजिंग द एनर्जी, यस, उसकी एनर्जी है। हाँ, वो किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड है या उसको वैलिडेशन चाहिए जिंदगी में कुछ, तो उसकी एनर्जी शांत तो नहीं है, और उसकी एनर्जी यहाँ गलत जगह फट गई है। अब वो एनर्जी भी चैनलाइज करना मेरा काम है, अगर मैं उस टाइम माइक मेरे हाथ में है तो, क्योंकि आई एम द एक्टिव स्पीकिंग मेंबर इन द रूम विद द माइक। तो मैंने इसका एक एग्जांपल देखा था, एक शो था जनकपुरी में, और वो मोहित डोडेजा ने ऑर्गेनाइज किया था। मैं, मोहित डोडेजा और भी ओपन माइकर्स थे वहाँ पे, और रजत वाज द क्लोजिंग एक्ट, रजत चौहान। तो उस एक लेडी फ्रंट रो में बैठी हुई है, किसी के साथ बैठी हुई है, और उसने पूरे शो की बैंड बजाई। उसने शुरू में अनाउंस कर दिया था कि मैं शो बिगाड़ने आई हूँ, और उसने मतलब हम उसको पीछे बैठ के उसको बस घूर रहे थे कि अब, लेकिन मुंबई में कर देते हैं, दिल्ली में बहुत रेयरली होता है कि आप ऑडियंस को बोलो कि आप निकल जाओ। नहीं, आप निकल, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अब आपके पास चैलेंज है, अब आपको खेलना है, अनलेस वो फिजिकली थ्रेटनिंग हो जाएगा, इसको आप निकलने नहीं बोलते। कि अभी मैच में सामने टफ बॉलर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है ना आप बोलो कि नहीं आपके साथ नहीं खेलेंगे। रजत आया, हमें था कि यार, अब रजत हम सबसे ज़्यादा कॉमेडी किया हुआ था, एंड ऑब्वियसली ही इज़ वेरी गुड एट इंटरेक्शन, क्राउड वर्क, मतलब किलर, ग्रेट कॉमिक, क्राउड वर्क तो उसका अलग लेवल पे। वो आया और उसको हमने ना पहले बता दिया था हल्का सा, उसने बोला हाँ ठीक है, उसको मतलब इट्स लाइक ही वाज नॉट इवन रजिस्टरिंग इट, हाँ ठीक है, उनको स्टेज पे भेजो बस। तो उसका नंबर आया, वो गया स्टेज पे, उसने जो करना स्टार्ट किया, लेडी, अब उसको पता नहीं था सामने पापा जी बैठे हैं तो अब रजत ने उसको टेक डाउन करना शुरू किया विदाउट सेइंग एनीथिंग डिमीनिंग, without going under, he never went under the belt, और 5 मिनट में उसके हाथ खड़े करवा दिए, और 5 मिनट बाद वो लेडी पीछे देख के हम सब कॉमिक्स को बोलती है, देखो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। हम अब उसके सामने तो नहीं चल रही उसकी, तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, वो इतना ज्यादा मतलब शो बिगाड़ने के मूड में थी,
और वो सबका मतलब उसने कम से 8-9 ओपन माइकर्स थे और उसमें होस्ट था, उसमें ओपन स्पॉट थे, उसने सबका बिगाड़ा शो, मतलब उसका परफॉर्मेंस। और रजत ने उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया। When he did it with craft, he did not go under the belt. अब गाली गलौच नहीं कुछ होता। She's a lady and also Rajat doesn't do cuss words on stage. तो उसने वो सारी चीज चैनलाइज की, उसने सारी एनर्जी चैनलाइज की। तो वो एनर्जी चैनलाइज करनी होती है। तो वही है कि टू आंसर योर क्वेश्चन कि दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। तो इट्स नॉट अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, इट्स एनर्जी एंड यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द एनर्जी। है तो है एक्सेप्ट कर लिया। अब उसको कैसे हम चेंज करेंगे ये हाँ, हमारे ऊपर है। हाँ। मजेदार बनाना है हाँ, उसको। अभी आई हैव टू स्टिक टू माय ऑब्जेक्टिव। यस आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्टैंड अप कॉमिक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो हमारी दुनिया में जो बुरी चीजें चल रही हैं, जिनसे हमको खराब लग रहा है, दुख मिल रहा है, यू मेक लाइट ऑफ इट। आप उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये कर पाना क्या इसके लिए पहले, क्योंकि आप गुजर चुके हैं दुख से, क्योंकि अब उस दुख ने आपको परेशान करना बंद कर दिया है, इसलिए आप उससे अब मजे ले रहे हैं, या फिर आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं? मेरे को लगता है बहुत बिरला ही कोई होगा जो लाइफ में कठिनाइयों से नहीं निकला। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दुख से क्राफ्ट गेट्स एनरिच्ड इफ यू हैव हैड लाइफ एक्सपीरियंसेस। और वो लाइफ एक्सपीरियंस में अप्स एंड डाउन्स दोनों रहते हैं, बट नॉट नेसेसरली वी आर टॉकिंग अबाउट पेन और मेकिंग लाइट ऑफ पेन ऑल द टाइम। समटाइम्स जोक्स आर अबाउट सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स। तो जैसे अभिषेक उपमन्यु का जो पहला वीडियो बहुत वायरल हुआ था, दिल्ली वर्सेस कॉमेडी, तो अब टॉपिक बात करो तो बस दिल्ली और कॉमेडी में लोगों का बिहेवियर क्या है। तो इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ डीप सेंस ऑफ पेन, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम कल्चरल डिफरेंस ऑफ टू सिटीज एंड वेरी फनी एंड वेरी रिलेटेबल एंड ऑल दैट। तो जोक्स और कहानियाँ हमेशा पेन से आए ऐसा ज़रूरी नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। लेकिन समटाइम्स कि जब आप ऐसे टॉपिक को चूज़ करते हैं, कुछ लोग जैसे अपनी लाइफ में जो कुछ बुरा हुआ हो या कठिनाई उन्होंने फेस की हो, उस पर कभी कभी जोक करते हैं अबाउट देयर रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स। रिचर्ड प्रायर डिड जोक्स अबाउट हिज दैट व्हेनेवर ही डिड नॉट परफॉर्म विद हिज गर्लफ्रेंड। जो मैन के लिए पब्लिकली ऐसे कन्फेस करना, मेरे लिए क्या आदमी है यार, ऐसे कौन बोलता है, मैं नजरगढ़ से हूँ वहाँ पे तो सब बेस्ट ही कर रहे हैं, एटलीस्ट बोल तो यही रहे। तो वो एक होता है कि वो एक एम्बैरेसिंग चीज़ होती है, मैन के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ हो जाती है कि अरे अरे ऐसा मैं कैसे बोलता हूँ या मान लूँ, तो उस पर जोक करना। देयर इज़ अ लेडी कॉमिक, इज़ अ कॉमिक, आई डोंट नो, इंडियन नहीं है, एंड शी हैज़ पार्किंसंस ही होता है ना, वो जो हाथ शेक करते हैं, यस शी हैज़ पार्किंसंस। आई हैव सीन हर्स, यस। और वो पार्किंसंस पे जोक कर रही है, शी इज किलिंग इट। तो कभी कभी एंड इट्स इतना ब्यूटीफुल था ना वो कि यार क्या एटीट्यूड है और क्या क्राफ्ट है। तो कभी कभी आता है कि आप अपना पेन जो है उसकी ताकत छीन रहे हो बाय ब्रिंगिंग इट आउट, अपने एम्बैरेसमेंट की। मोस्टली एम्बैरेसिंग में से सबसे ज़्यादा जोक्स एम्बैरेसिंग में से निकलते हैं। जो पेन को कॉमेडी में ला पाता है वो बहुत मेहनत और बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है करने वाले के लिए भी। आई हैव ट्राइड दैट इन पार्ट्स। उसको फुली एम्ब्रेस करना इट टेक्स टाइम एंड आई एम ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन इन माय अपकमिंग सेट्स। मेरा एक सेट है, मैं अपने डिप्रेशन पे सेट लिख रहा हूँ अभी, एंड ट्रस्ट मी, एक बार शो एक बहुत ऐसा लेम सा जा रहा था, ऑडियंस हंस नहीं रही थी, कॉमिक्स अपना ट्राई कर रहे थे, कोई हैकलर नहीं था, बस जस्ट एनर्जी नहीं है, और मैंने डिप्रेशन वाला सेट किया, रूम उठ गया, मतलब लाफ आना शुरू हो गया और अच्छा खासा एंड तक अप्लॉज ब्रेक तक आया। तो वो एक एक्सपीरियंस था कि आपकी ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस रहा होगा, तभी वो उस पे हंस पा रहे हैं। हाँ ये यानी हाँ, लेकिन जब मैंने depression तो पूछा common चीज़ है। जब मैंने पूछा हुआ है किसी को तो कोई नहीं मान रहा। मानेंगे थोड़ी ना वो, तो यही तो मैं यही बात पूछ रही हूँ विक्रांत, कि हम सब इन सब चीजों से गुजरते हैं, पर उसको एक्सेप्ट करना, फिर उसका मजाक उड़ाना, वहां से लेके वहां तक का जो करेज है वो कहाँ से आता है? ये क्या एटीट्यूड है? ये ऊपर वाले की नेचर की ही देन है ये जर्नी और ये एटीट्यूड। लेकिन एक चीज़ है कि एक इसका आर्क मैंने जीवन में महसूस किया है कि एक टाइम तक जब मैं स्टैंड अप कॉमेडी शुरू नहीं किया था ना, तब तक एक सर्टेन अपना एक वो रखना कि आप एक सर्टेन चीज़ें आप शेयर नहीं करते, आप यू की पॉजिटिव एटीट्यूड, और क्या नाम है कि कंप्लेन नहीं करना, दिस नहीं करना, या एक मुखौटा तो रखता ही था मैं, जो मुझे दिखता था कि मैं तो एक रखा, लोगों ने 4-4 पहन रखे हैं। तो
तो एक मुखौटा तो रखता ही था मैं। स्टैंड अप कॉमेडी आने के बाद ना धीरे धीरे ये हुआ कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, बिकॉज अब मैं बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए अनकंफर्टेबल था, वो मैं स्टेज से बोल दे रहा हूँ। तो मुखौटे अब उतर रहे हैं। हाँ, मतलब अब पहनना भी पड़ता है। जब आप मुखौटे पहने हुए लोगों के सामने आप मीटिंग में चले गए, वहाँ तो मैं तो ऑडियंस के सामने की बात करी। हाँ, मीटिंग तो खैर वो तो यस, तो बट ऑडियंस के सामने अब वो मुखौटे उतर चुके हैं। धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब पूरा इमोशनली आप नेकेड हो जाएं वो बहुत और उसमें हंसा भी पाएं। जैसे रिचर्ड प्रायर का मैंने बोला, दैट लेडी जो पार्किंसंस पे जो कर रही है, उस लेवल पे आप चले जाएं। वो एस्पिरेशनल है, बट यस उस तरफ की जर्नी स्टार्ट हुई है। मतलब आई हैव बिकम मोर कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू पीपल, लेस सेल्फ कॉन्शियस इन बिकॉज ऑफ माई स्टैंड अप कॉमेडी ओवर द ईयर्स। मुझे वो महसूस हुआ है। तो आप ये बोल रहे हैं सेल्फ कॉन्शियस, लेस सेल्फ कॉन्शियस हो गए आप। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस किस चीज की थी? वही थी ना कि जज हो जाऊंगा। क्या जज हो जाएंगे? कि अरे मेरा रियल सेल्फ पता चल गया तो जज करेंगे लोग। तो क्या रियल सेल्फ पता चल गया? हाँ, वो रियल सेल्फ तो वो मैं कौन हूँ वाले क्वेश्चन में चले गए एग्जिस्टेंशियल। हाँ, सो बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू गेट एट? व्हाट आई एम आस्किंग इज कि there is some level of self knowledge and self love in you which has brought you here, जो कि आम लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये है। तभी तो आप ये कर पा रहे हो ना। हाँ, मतलब ये है कि आम लोग उसकी जरूरत कितनी महसूस करते हैं, वो भी एक सवाल है। जरूरत की तो बात ही नहीं है विक्रांत। जिस समय हमने अपना यू नो हु वी आर ये रियलाइज कर लिया, या अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया द वे वी आर, एक बोझ नहीं उतर जाता है कंधों से। है ना? जब बोझ उतर जाता तभी तो हम हंस पाते हैं, राइट? आप हंसा इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि आपने एक बोझ उतार दिया है। वो मुखौटा आपने बोला उतार दिया है। आप ये मैं माचो बन के नहीं घूम रहा। अब मैं वल्नरेबल, मैं स्टेज पे वल्नरेबिलिटी की जोक कर रहा हूँ। हाँ, तो ये वल्नरेबिलिटी जो है ये हर किसी में नहीं है ना। हम सभी तो तने हुए हैं। उसमें एक चीज you can take credit for this hard work that you put in, Vikrant. You say yes, I have worked I feel hard on more myself. grateful than having done some hard work because I know I reached here through a series of interesting incidents. तो और मैं एक बात बोलूं, क्योंकि ये संजय मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू में बोला, सर मुझे बड़ी स्टक विद मी। ही सेड कि ये हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि हमें ऐसा काम मिला है कि हम इस काम को कर पा रहे हैं। अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो उनकी कॉलिंग थी कुछ करने की और वो जॉब्स कर रहे हैं। अब जॉब में तो आपको अपना एक सर्टेन बिहेवियर मेंटेन करना पड़ता है ना। आप उतार ही नहीं सकते। अब उतारोगे मारे जाओगे आप। अब उतारे आप बॉस के मुंह पे नहीं बोल सकते क्या चूतिया बात कर रहे हैं। तो मैं इससे एक स्टेप पहले जा रही हूँ। संजय मिश्रा जी ने तो कहा कि हम सबको ये मिला है। मैं ये कह रही हूँ कि हम सबके अंदर एक आर्टिस्ट है। यस, हम सबके अंदर है, नो एक्सेप्शन। दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना? और वो हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं क्योंकि हम बहुत छोटी उम्र में हमें मुखौटा पहनना सिखा दिया जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि आपने वो मुखौटा धीरे धीरे उतारा है क्योंकि आपने एक्सप्लोर किया है। ये जो क्रिएटिव साइड आपका है, आपने ये एक्सप्लोर किया और आपके घर से आपको सपोर्ट मिला। मैं ये बात कर रही हूँ। यस, दैट इज ट्रू। सो यू कैन से यस। थैंक यू। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। पर मेरे को मतलब मेरा करने का भाव कम लगता है इसमें। मतलब देयर वर चॉइसेस आई वर मेकिंग, बट मुझे ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ के हो भी रहा है चीज़ें, लाइक एक जर्नी चल भी रही है। अब मैं उस क्वेश्चन से को बहुत ज़्यादा दिमाग में आता जाता रहता है कि कितना भाव है मेरे कर्म का कि मैं कर रहा हूँ और कितना भाव है कि ये हो रहा है। और दैट्स अ वेरी, मतलब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि बहुत ग्रेटफुलनेस है कि इट्स अ वेरी आई बीन गिवन इट। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट टू होल्ड। या श्योर, व्हाई नॉट? नहीं आप, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचा था मैं राइटर बनूंगा। मतलब मेरे आसपास किसी ने नहीं सोचा। मैं आई वाज द ग्रम्पी वन इन द ग्रुप। आई वाज द वन हु वाज द रीजन ऑफ फाइट्स। और मतलब मेरे दोस्तों के साथ हर जो लंबे टाइम तक मेरा दोस्त रहा है उनके साथ मेरी हर 4-5 साल में एक बढ़िया वाली लड़ाई होती है जहाँ साल भर बाद बंद हो जाती है। और हर दोस्त के साथ हुआ है। तो ऑलवेज वो स्टार्ट लड़ाई उसका 50 से 70% मेरा हिस्सा था कि मैं स्टार्ट किया है वो। माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड यूज्ड टू कॉल मी ग्रम्पी, लाइक शी हैड अ हिंदी नेम फॉर इट, बट एनीवे। तो ये एक इंटरेस्टिंग ही चीज़ है ना कि मेरे को लगता है कि ये इट वाज मोर गुड फॉर्चून। हाँ, करने का भाव है अगर आप ईगो के एंगल से सोचना चाहे। हाँ मैंने किया है, बट हाँ हुआ भी है। तो वो इसीलिए हुआ है ना क्योंकि आपने किया है।
हो सकता It है is- वही it कि is- मैं अभी उस कंफ्यूजन में चल रहा हूँ कि हाउ मच ऑफ इट इज इफ वी डू नॉट कैलकुलेट कि कितना क्या है, कितना हुआ है, कितना किया है, अगर हम वो कैलकुलेशन करें ही ना, आपको मजा आ रहा है इसमें करने में, हाँ, और उसको आप कर पूछने रहे क्यों हैं, है? हाँ आपको अब वो जो मजा सही आ लग रहा रहा है, है आप करो। हाँ आपको मजा आ रहा है, ये करते करते आपको अपने बारे में चीजें पता चल रही हैं, और ये आसान रास्ता नहीं, क्योंकि मुश्किलों से गुजर के ही हम बेहतर इंसान बनते हैं, तो आप मुश्किलों से भी गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और आप बेहतर इंसान बनते जा रहे हैं। ये कोशिश उसी तरफ है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कभी थॉट आया कि सी अभी आप मुझे क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हो और मैं बोल रहा हूँ अरे नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, और यही ना कुछ दिन पहले, और ऐसा कभी कभार होता है कि अरे तुमने क्या किया है ऐसा, तब बता अच्छा हमने नहीं किया, हमने देखो ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने इतना लिखा है, मैंने इतने कॉमेडी किए, इतने शोज किए हैं, वहां पे वो भाव जाग जाता है। तो ये भी है, ये एक आई डोंट नो मेरा पर्टिकुलर है, कितने लोग करते हैं, बट इसके ऊपर भी कभी एक सेट लिखना है अच्छा, कि सामने वाला बोल रहा है कि आप अच्छे हैं, नहीं नहीं, मैं कहा अच्छा हूँ, आप खराब है, नहीं मैं खराब कैसे बोल दिया, मैं खराब क्यों, मैं तो अच्छा हूँ। तो वो है इंटरेस्टिंग, बट या इट्स मिक्स ऑफ चॉइस एंड चांस, बोथ आर देयर ओके। डेफिनेटली। तो क्या बहुत सारा नया कंटेंट बनाना पड़ता है, या एक ही स्क्रिप्ट को कई बार परफॉर्म करते हैं आप? एक आइडिया से शुरू होता है, एक जोक से शुरू होती है कभी कभी बात, कभी एक थॉट आया कि यार इस पे लिख सकते हैं, उस पे एक जोक आ गया, उस पे कुछ जोक्स लिखे, और वो ओपन माइक में जोक्स रन करते हैं हम। आपने ओपन माइक के बारे में पूछा था, हाँ तो जिस पे ऑडियंस हंसती है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं मोबाइल में, फिर समझ आया कि हाँ ये जोक मिल गया, इस टॉपिक पे कर सकते हैं, तो 10 टॉपिक सोचे कि इस पे कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, उस पे हम ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं, एक पे वर्क कर गया, अब उस पे कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, फिर उस पे थोड़ा कंटेक्स्ट ऐड कर दिया, उसमें जोक लिखे। तो जैसे बाप बीती जो मेरा पहला Yes, है, वो बाप मैंने और देखा बेटे, है। हाँ तो वो आपके सामने ही रिकॉर्ड हुआ था, जी। तो वो 3 साल पका है वो। वाओ। हाँ, तो एक थॉट से स्टार्ट हुआ था कि यार माँ का प्यार तो माँ प्यार दिखाती भी है, वो एक्सप्रेस भी करती है, और हम सबका माँ से कनेक्शन बहुत लड़कों का स्पेशली बहुत गहरा होता है, लेकिन बाप और बेटे के प्यार के ऊपर ना कोई बात करता है, ना बाप बेटे को प्यार दिखाता है, ना बेटा बाप को, ऐसा तो वो होता नहीं है। तो ऐसा थॉट आया था, तो उस पर 1-2 जोक लिखे, फिर कुछ और जोक लिखे, फिर कुछ और जोक लिखे, वो 3 साल लग गए वो ट्रायल एंड एरर में, जुड़ते चले गए, फिर वो कंटेक्स्ट आया, इससे पहले क्या, इसके बाद क्या, बिकॉज आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टोरी बन जाती है कि कंटेक्स्ट आप शुरू के से शुरू करोगे, खत्म पे खत्म करोगे, कि बचपन में क्या हुआ था, और फिर जवानी में क्या होता है, और फिर बेटा बाप को कभी रिवेंज मिलता है क्या इस बात का कि उसको इनफ क्रेडिट नहीं मिला, बाप बीती में वो है कि उसको विंडिक्शन मिल गया, ही गॉट विंडिकेटेड, उसको इन द सेट, तो वो कंटेक्स्ट ऐड होते होते कंटेक्स्ट पे जोक बनते जाते हैं, अगला पिछला, यस ट्रायल एंड एरर, बट स्टार्ट्स विद वन थॉट, एंड यू हैव टू कीप राइटिंग आइडियाज, जोक्स, थॉट्स, और कीप टेस्टिंग देम। बट 3 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, कभी ऐसा गिव अप करने का मन नहीं होता? वो अलग अलग स्टोरी चल रही है ना, वो 4 कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई हैं हमारी, 4 नहीं, उस टाइम तो 12-13 कढ़ाइयाँ चढ़ी हुई थी। ओके। कि ये भी स्टोरी चल रही है, आज ये करने का मन कर, अब पता ही है ऑडियंस में यंगस्टर्स ज्यादा हैं, हाँ। तो बाप बीती शायद इतना इनको ज्यादा फुकराबंती वाले, तो बैचलर्स का फ्लैट पे एक सेट था, इनको वो वो बिल्कुल, भी देखा है मैंने। हाँ मतलब उनको वो समझ में आ जाएगा। तो वो अलग अलग रूम्स में हम अलग के ऑडियंस को देखते हैं ना कि एज ग्रुप क्या है आज ज्यादा। ओके। अच्छा, कुछ लोग जो पीछे 4 लोग बैठे हुए हैं, अभी सामने आगे बिल्कुल ही यंग बैठे हुए हैं, और पीछे जो है फैमिली आई हुई है जिसमें बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। अब मेरा तो वो लालच ये है कि मैं दोनों को हंसा दूं, हाँ। तो वैलिडेशन हाईएस्ट आ जाएगा। तो ऐसा फिर मैं ऐसा हर कॉमिक ये करता रहता है कि सोचता रहता है कि क्या चेंज करना है, और कुछ का कसम खा के आए हुए हैं, कभी मैं कसम खा के कहता हूँ तो यही करना है। तो उस दिन अगर सामने ऑडियंस उसके हिसाब की नहीं मिली, मैंने परफॉर्म ठीक से नहीं किया, तो टक्कर हो गई। तो 3 साल लंबा टाइम नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग फन। वो शाम को 5 मिनट हम, जैसे मैंने बताया ना कि वो 5 मिनट मेरे और ऑडियंस के बीच कोई नहीं है। मेरे को परफॉर्म करने में मजा आता है, मेरे को चुटकुले सुनाने, हरकतें करने में मजा आता है, मैं 5 मिनट वो करने वाला हूँ, सुनने वाले, तो वो तो फन है ना, फन में क्रिएट हो गया। बस 3 साल यू चैनलाइज द फन, तो इज अ चैनलाइज्ड फन। तो बट इसमें भी तो बहुत पेशेंस भी तो चाहिए, आप एक हाँ। कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। Yeah. 3 years, oh my God, एंड हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब हर चीज इंस्टेंट होनी चाहिए। हाँ। अभी रील बनाई, अभी डाली, अभी 200,000 वो व्यूज अब आया चाहिए। है, तब नहीं था जब मैं जब शुरू 2014 किया से, मैं पुराना खिलाड़ी हूँ। मैं 2014 से कर रहा हूँ। सो डू यू थिंक दैट अभी जो स्टैंड अप कॉमिक्स आ रहे हैं और आप जो पहले से कर रहे हैं, यू हैव एन एज ओवर देम?
नो नॉट नेसेसरली No? क्राफ्ट इज नॉट मतलब कब कितने टाइम से कर रहे हो सर, क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। कोई मतलब किसी में टैलेंट है, किसी ने बहुत हार्ड वर्क किया, वो 2 साल में उसका क्राफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं 10 साल से कर रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन दैट आप बेहतर हैं या वो कम हाँ। बेहतर तो अभी है। ऐसे भी मैच है ना जिसमें जो बेस्ट बैट्समैन आपका 10 साल से है हाँ। और कोई अभी 1 ही साल पुराना है, वो खेल गया हाँ। तो उसने ये 0 पे आउट हो गया। हाँ। स्टैंड अप कॉमेडी की ब्यूटी ये है कि आप कितने ही अनुभवी हो, रसल पीटर्स तक ने बोला कि जैसा वो कि दुनिया घूमा हुआ कॉमिक है, बट जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन नहीं चलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभी की जो कॉमिक्स अभी पिछले 3-4 साल में स्टार्ट हुए इंस्टाग्राम एज में, उस अभी फेमस होना थोड़ा आसान है क्योंकि आपको शॉर्टर फॉर्मेट में क्लिक करना है। आपको 10 मिनट की एक स्टोरी या 20 मिनट की, 30 मिनट की 2-3 साल बैठ के नहीं बनानी। आप शॉर्टर फॉर्मेट में फेमस हो सकते हो और फिर उसके ऊपर है कि वो उस फेम को भुना पाता है कि नहीं। कि एक बार आपको फेम इज लाइक मोमेंटरी अटेंशन स्पैन, कि अगले 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर लोगों को आप याद रहने वाले हो, लोग आपका शो देखने आने वाले हैं। अब उस 1 साल में आप क्या खेलने वाले हो। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के जो रियलिटी शोज होते हैं या इवन सिंगिंग के रियलिटी शोज होते हैं, तो किसी सिंगर को, किसी कॉमिक को थोड़े टाइम के लिए फेम मिल गया, अब उसमें से 10 साल बाद 1 या 2 ही एक्टिव होते हैं, तो भुना कौन पाए। और उसमें सेवरल फैक्टर्स, उसमें क्राफ्ट के वो कितने टैलेंटेड थे, कितने मेहनती थे, उसमें नहीं, उसमें सेवरल फैक्टर, टैलेंट, लक का भी फैक्टर चलता ही है। तो अभी मुझे लगता है कि फेमस होना आसान है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब बंदा 1 घंटे के शो के लिए आ गया, टिकट लेके बैठ गया, तो बिकॉज वो टिकट लेके बैठा आउट ऑफ पोलाइटनेस, बिकॉज ही शोड इंटेंट बाय बाइंग अ टिकट, ट्रैवलिंग, कमिंग देयर, सिटिंग, तो वो उस टाइम पोलाइटली सुन लेगा, हंस भी लेगा अगर जोक में डिसेंट भी वर्थ है। बट अगर वो सिर्फ डिसेंट है तो दोबारा नहीं आएगा, बिकॉज देन ही हैज मेनी ऑप्शंस। तो वो वाला गेम अभी भी सेम है कि आप एक बार मेरे सोलो में पहुंच गए ना, तो अगर मैं अच्छे से ऐसा शो दिखाऊं ना कि अरे इसको 4 लोगों को मैं रेकमेंड कर दूं, इतना हंसा दिया, हाँ, करेक्ट। या ऐसा अच्छा था पर मैं इतना अच्छा नहीं था कि मेरे को मूव हुआ मैं कि मैं फोन करूं, यार एक बंदा है वो कॉमिक है और वो ना तेरे शहर में आया तो जरूर देखियो। हाँ, हाँ। और एक है ऐसा कि अच्छा था, दैट्स इट। लेवल ऑफ अच्छा भी होता है ना कि आप कितना हंसा दिया आपने। वो तो वो है कि बिकमिंग फेमस इज इजियर, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू, अब आप टिकट बेच रहे हो या कॉर्पोरेट में भी जा रहे हो, तो एचआर को भी दिख रहा है ना, आपको 15 मिनट के लिए बुलाया था, 15 मिनट का आपको दिया 50,000, 15 मिनट में आपने क्या किया, वो एचआर को दिख रहा है। और वो एचआर कहीं और जाके एचआर बनेगा, वो 4 एचआर को जानता है। तो देयर आर कॉमिक्स आई नो जो बहुत फेमस नहीं है, बट वो जहाँ शो करते हैं उनको वहां से दोबारा बुलाया जाता है, 4 जगह और रिकमेंड किया जाता है। वो टिकटेड में उतने फेमस नहीं है। ओके। और ऐसे भी हैं जो बहुत फेमस है, और मैं कहीं शो करने गया और उन्होंने बताया कि एक फेमस बंदे का शो देखा था कॉर्पोरेट में, क्या ही था वो। अच्छा। हाँ, तो मतलब मजा नहीं आया। हाँ, कि वो था, पैसे दिए, बोला हमने बोल दिया कि सेलिब्रिटी को बुलाया था पर मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। तो ओके। वहाँ स्टैंड अप कॉमेडी की ब्यूटी यही है कि वो आप हाइप अप, सच सबको पता है, सच सबको पता है। कि हंसाना है ना, वो तो इमोशन बंदे को पता आ रहा है कि मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। ड्रामा में आप, ट्रेजेडी में बंदा कंफ्यूज है, शायद मेरी समझ में नहीं आया ये दुख, शायद मैं इस दुख से रिलेट नहीं किया। हाँ। फिल्म में आप ड्रामा एक्टिंग को आप शायद उतना अच्छे से जज ना कर पाए हर कोई, हाँ। पर कॉमेडी इज इजी टू जज। हंसी आई हंसी नहीं आ आई, गई तो आ गई। हाँ। खत्म, इट्स बाइनरी। हाँ। कभी ऐसा हुआ किसी शो में कि आप परफॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस ने बोला क्या कर रहे हो यार, निकलो यहाँ से? हाँ। ओके। हाँ, वो तो, अरे मैं दिल्ली एनसीआर, अब क्या बोल रही है, तो अगर इतना बोलते तो बहुत पोलाइट था ये। तो बताइए ना, क्या कुछ एक आध बताइए ना ऐसा इंसिडेंट, और फिर कितनी चोट लगी दिल में, ये तो बिल्कुल जानना है मुझे। ये जब पहली बार जब को सबसे ज्यादा डीपली ये हर्ट हुआ था, बाद में तो ऐसा यू फाइंड ना कि ये बोला तो ये बोल दूंगा, ये बोला तो, आप प्रोसेसिंग में जाते नहीं हो, वहाँ प्रोसेसिंग नहीं चल रही है। हाँ। दिल्ली में मैं जब बताया ये मिट्टी की कुश्ती है। हाँ। तो लेकिन ऐसा मुंबई में ही हुआ था वो वाला। शी वॉज नॉट अ हेकलर। ओके। तो क्या, एक ऑडियंस हंस नहीं रही थी। अच्छा। और मैं था होस्ट, और मैं ले गया ईओ पे। होस्ट था या स्पॉट कर रहा था मुझे ये नहीं पता, पर आई वाज रिमेंबरिंग कि हर कोई हंस रहा है, दिस पर्सन इज नॉट लाफिंग। और मैंने उसको बोला, व्हाट हैपेंड? बोले यार नॉट फनी। और पब्लिक हंस पड़ी सारी, और मैं ठंडा पड़ गया, मैं स्टेज पे बाप ठंडा रे। पड़ गया लिटरली। मतलब आई हैड दैट फिजिकल कि अब मैं ऐसा हिल नहीं पा रहा हूँ। एंड दैट वाज वेरी, मे बी मैंने मेमोरी सप्रेस कर दी, उसके बाद मैंने किया क्या
मुझे नहीं याद मैंने किया क्या, हाँ बट ये याद है कि मेरे को अपना सेट याद था। हाँ तो ऐसा गाड़ी चलाई अपनी, पार्क की, उसके बाद कोई नहीं हंस रहा था। सेट एंड तक पहुंचाया, लास्ट जोक किया, थैंक यू गाइस, नाम शायद मैंने नहीं बताया था उस दिन, माय नेम इज विक्रांत नहीं बोला, और उतर गया। हाँ, वो पहली बार वो हुआ था, तो तब से मैंने सीखा कि कोई नहीं हंस रहा हो ना, तो एक बंदे पे फोकस नहीं करना चाहिए। नहीं ये मैंने करना। खुद बल्कि लिखा out ये किया, हाँ। कि कोई नहीं हंस रहा उसकी तरफ मत देखना, कोई नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बार कर चुका था ये, और वो वाले टाइम मेरे को मतलब उल्टा पड़ गया। और शी वाज वेरी सिंसियरली सेइंग दैट यू आर नॉट फनी, एंड आई न्यू आई वाज नॉट डूइंग दैट वेल। ओके शी वाज नॉट इवन अ हेकलर, तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा चोट पहुंची कि सच भी बोल रही है बेचारी। कि मैं हग रहा हूँ, ये सच बोल रही है। तो हैकलर चोट नहीं पहुंचा था, वो तो आया ही इल इंटेंट से हरामी। हाँ, correct, correct, सिंसियरली जिसने बोल दिया, हाँ तो ऐसा वो, यस दैट्स वन मोस्ट हर्टफुल इज दैट वन। ओके। तो ये जो आपस में आप लोग स्टैंड अप कॉमिक्स होते हो, क्या आप में बहुत दोस्ती होती है कि भयंकर कंपटीशन होता है? ना, कंपटीशन, दिल्ली के कॉमिक्स का इंटरेक्शन ऑफ स्टेज और मुंबई कॉमिक्स का इंटरेक्शन ऑफ स्टेज अलग है। ओह दिल्ली में प्रोफेशनल कर्टसी होगी, वार्मथ होगा अगर आप दोस्त हैं, और बिचिंग होगी अगर दोस्त वो आपको पसंद नहीं है तो, और उसमें मैं भी करता हूँ और सब करते हैं, तो मैं वो दूध का धुला कोई नहीं है, हम वी आर प्रोफेशनल बिचर्स। Professional तो bitches. स्टेज पे से हम क्या कर रहे होते हैं, हाँ। मेरी मम्मी ऐसा करती है, मेरा पापा ऐसे करते हैं, मेरा भाई ऐसी हरकतें करता है, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हरकतें, तो वही तो कर रहे हैं, बिचिंग तो कर रहे हैं Bitching ही ना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम सारे कलेश सुना रहे हैं शब्दों का हेर फेर करके। एक वार्मथ रहेगा, सपोर्ट का भाव रहेगा अगर आपको पसंद है, और अदरवाइज बिचिंग रहेगी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा खुल के इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा खुल के, मतलब वो मैं एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ऐसा किसी किसी शो में तो ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ही खुल के बात हो गई, और किसी किसी शो के बाद दारू चल रही होती है बैक स्टेज में या कहीं वहाँ पे गुड़गांव में जैसे वेन्यूज़ है ना, तो ऐसे आगे जहाँ दारू मिलती है उसके आसपास कहीं खाली जगह है जो पी सकते हैं, गाड़ी में बैठ के पी रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुल के इंटरेक्शन होता है, और वो बहुत ज़्यादा कथार्टिक होता है, बहुत ही ज़्यादा। उन लोगों से आपकी ऐसी शायद दोस्ती ना हो कि वो रोज़ कॉल करें, लेकिन जब मिल गए, अरे विक्रांत भाई, अरे प्रज्वल, ऐसे मिल रहे हैं और ऐसी चल रही है, अरे कृष्णेंदु कहाँ है तू, और ये तो जब मिलेंगे तो ऐसे मिल रहे कि यार ये तो कल ही मिले थे, यार ये रोज़ ही मिल रहे हैं, बट और फिर चल रही है वहाँ, बिचिंग भी चल रही है, वहाँ जोक्स भी चल रहे हैं, और एक दूसरे को तो इस लेवल पे रोस्ट करते हैं ना, मतलब आई एम नॉट दैट गुड एट रोस्टिंग। हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे ये नाम नहीं बोलूँगा उन कॉमिक्स के, 2 कॉमिक थे, और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं। मुंबई में क्या है कि बहुत आप सोच समझ के बात करते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस स्टैंड अप कॉमेडी में ज़रूरत से ज़्यादा है। तो वहाँ क्या है, वो कैसे कर रहे हैं, एक बोलता है, हुई तू अपने मोटापे पे जोक क्यों नहीं करता, उसने उसको जवाब दिया, तो अपने नाटेपन पे जोक करना पहले। ये ओपन एक दूसरे मुंह पे बोल रहे हैं। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा, उनमें से एक, अच्छा सुन, तेरे पास कितना मटीरियल है? मैं बोला 1 घंटा कर लेता मैं, फनी कितना है? वेट, नॉट डन येट। अब मैं ऐसा, मैं बोला यार सारा ही फनी है, मतलब ऐसा वो टाइट मटेरियल ही है जो 1 घंटे, नहीं ऑडियंस के लिए कितना फनी है। ओह माय गॉड। तो मुंह पे चल रहा होता है बहुत ज्यादा वो।